नमस्कार। कभी सोचा है कि रिलायंस या टाटा जैसी किसी बड़ी कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा कैसे खरीदा जा सकता है? बस यही है शेयर बाजार की दुनिया, जिसे हम स्टॉक मार्केट या इक्विटी मार्केट भी कहते हैं। आज हम यही समझने वाले हैं कि ये असल में क्या है, काम कैसे करता है और कोई भी इसमें कैसे शामिल हो सकता है। तो चलिए इस उलझी हुई सी लगने वाली दुनिया को एकदम आसान बनाते हैं। तो देखिए, हमारा सफर 6 हिस्सों में बटा होगा। सबसे पहले हम जानेंगे कि शेयर का असली मतलब क्या होता है। फिर हम टाइम मशीन में बैठकर 400 साल पीछे जाएंगे, ये देखने कि ये पूरा सिस्टम शुरू कैसे हुआ। उसके बाद हम आज के बाजार का तरीका, कंपनियों के लिस्ट होने का प्रोसेस और निवेश शुरू करने के स्टेप्स जानेंगे। और हाँ, आखिर में उस सबसे बड़े सवाल का जवाब ढूंढेंगे कि ये निवेश है या फिर जुआ। तो चलिए पहले कदम से शुरू करते हैं। शेयर बाजार के बारे में कुछ भी जानने से पहले हमें इसकी जड़ को, इसके बिल्कुल बेसिक आइडिया को समझना होगा। तो सवाल है, आखिर ये शेयर बाजार है क्या? और इसका जवाब एक बहुत ही सिंपल से शब्द में छिपा है, ओनरशिप, यानी मालिकाना हक। देखिए, जब कोई किसी कंपनी का शेयर खरीदता है तो वो सिर्फ एक डिजिटल नंबर नहीं खरीद रहा होता। असल में वो उस कंपनी का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा खरीद रहा होता है। इसका सीधा मतलब ये है कि अगर कंपनी को फायदा होता है तो उस फायदे का एक हिस्सा आपका है, और अगर भगवान न करे नुकसान होता है तो उसमें भी आपकी हिस्सेदारी होती है। इसको ना एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कोई एक स्टार्टअप शुरू करना चाहता है। उसके पास एक जबरदस्त आइडिया है और 10,000 रुपए भी हैं, पर वो काफी नहीं है। तो वो अपने दोस्त के पास जाता है और उसका दोस्त भी 10,000 रुपए लगा देता है, 50-50 की पार्टनरशिप पर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि उसने अपनी कंपनी के 50% शेयर अपने दोस्त को दे दिए। अब बस इसी छोटे से आइडिया को लाखों करोड़ों के लेवल पर सोचिए। बस वही स्टॉक मार्केट है। अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये जो आइडिया है ना, ये कोई आज का नहीं है। ये करीब करीब 400 साल पुराना है। चलिए जरा इतिहास में झांककर देखते हैं कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ था। बात है 1600 के दशक की। डच ईस्ट इंडिया कंपनी को मसालों के व्यापार के लिए दूर देशों में समुद्री जहाज भेजने होते थे। अब इसमें दो बड़ी दिक्कतें थीं। एक तो ये बहुत महंगा काम था, और दूसरा इसमें रिस्क बहुत ज्यादा था। मतलब आधे से ज्यादा जहाज तो तूफान या समुद्री डाकों की वजह से कभी लौटते ही नहीं थे। कोई भी एक अकेला आदमी इतना बड़ा रिस्क नहीं उठा सकता था। तो कंपनी ने कमाल का आइडिया निकाला। उन्होंने आम लोगों को कहा कि आप सब मिलकर हमारे जहाज़ों में पैसा लगाइए, और जब जहाज मुनाफा लेकर लौटेगा तो हम वो आपस में बांट लेंगे। और फिर लोगों ने भी एक और होशियारी दिखाई। उन्होंने अपना सारा पैसा किसी एक जहाज में लगाने के बजाय 5-6 अलग-अलग जहाज़ों में लगा दिया, ताकि अगर एक डूब भी जाए तो बाकियों से कमाई हो सके। बस रिस्क को बांटने का यही आइडिया आज के शेयर बाजार की नींव है। तो वो तो थी 400 साल पुरानी कहानी, पर पैसा जुटाने और रिस्क को बांटने का वो बेसिक आइडिया आज भी बिल्कुल वैसा ही है। चलिए अब देखते हैं कि आज के मॉडर्न फाइनेंशियल सिस्टम में ये सब कैसे होता है। आज के बाजार को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला है प्राइमरी मार्केट। ये वो जगह है जहां कोई कंपनी पहली बार बिल्कुल ताजे शेयर जनता को बेचती है और पैसा सीधे कंपनी की जेब में जाता है। एक बार जब ये शेयर बिक जाते हैं तो फिर शुरू होता है सेकेंडरी मार्केट का खेल। यहां पर वही शेयर लोग आपस में एक दूसरे को खरीदते और बेचते हैं। यहां पैसा एक इन्वेस्टर से दूसरे इन्वेस्टर के पास जाता है। कंपनी को उससे सीधे कोई लेना देना नहीं होता। अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात है। कंपनी का मालिक, जिसे प्रमोटर कहते हैं, वो कभी भी अपने सारे शेयर नहीं बेचता। वो हमेशा 50% से ज्यादा की हिस्सेदारी अपने पास रखता है। क्यों? क्योंकि जिसके पास 50% से ज्यादा शेयर होते हैं, कंपनी के सारे बड़े फैसले लेने का हक उसी का होता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है फेसबुक के मार्क ज़करबर्ग, जिन्होंने कंपनी पर अपना कंट्रोल बनाए रखने के लिए हमेशा मेजॉरिटी शेयर अपने पास रखे हैं। तो ये जो सारी खरीद बिक्री है, ये होती कहाँ है? भारत में इसके लिए दो मेन बाजार या कह लीजिए स्टॉक एक्सचेंज हैं। पहला और सबसे पुराना है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, यानी BSE, जहां 5,000 से भी ज्यादा कंपनियां लिस्टेड हैं। और दूसरा है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, यानी NSE, जहां करीब 1700 कंपनियां ट्रेड करती हैं। अब सोचिए, हजारों कंपनियां हैं तो कोई कैसे बताएगा कि बाजार आज ऊपर गया या नीचे? हर कंपनी पर नजर रखना तो नामुमकिन है। यहीं पर काम आता है इंडेक्स। BSE का अपना इंडेक्स है सेंसेक्स। ये क्या करता है कि बाजार की 30 सबसे बड़ी और मजबूत कंपनियों को चुन लेता है और बस उनके प्रदर्शन का औसत निकालता है। अगर ये 30 कंपनियां अच्छा कर रही हैं तो हम मान लेते हैं कि पूरा बाजार अच्छा कर रहा है।
और बिल्कुल इसी तरह एनएससी का अपना इंडेक्स है निफ्टी, जो नेशनल और 50 को मिलाकर बना है। ये एनएससी की टॉप 50 कंपनियों के प्रदर्शन पर नजर रखता है। तो अगली बार जब कोई कहे कि सेंसेक्स उछल गया या निफ्टी गिर गया, तो समझ जाइएगा कि वो देश की इन्हीं टॉप कंपनियों के हाल की बात कर रहे हैं। ये दोनों बाजार का मूड बताने वाले बैरोमीटर की तरह हैं। चलिए अब अगले पड़ाव पर चलते हैं। आखिर कोई भी कंपनी जनता को अपने शेयर कैसे बेच सकती है, इसकी प्रक्रिया क्या है और इसके नियम कानून क्या हैं जो बाजार को सेफ रखते हैं। जब भी कोई प्राइवेट कंपनी पहली बार अपने शेयर आम जनता के लिए बाजार में लाती है तो इस प्रोसेस को कहते हैं आईपीओ, यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ये किसी भी प्राइवेट कंपनी के लिए पब्लिक कंपनी बनने का पहला और सबसे बड़ा कदम होता है। देखिए, एक जमाना था जब ये प्रक्रिया बहुत आसान थी और इसका गलत फायदा उठाकर कई घोटाले हुए। लोग कागजों पर नकली कंपनी बनाकर जनता का पैसा लूट लेते थे। लेकिन भारत में हर्षद मेहता और सत्यम जैसे बड़े घोटालों के बाद सब कुछ बदल गया। सरकार को समझ आया कि निवेशकों के पैसे की सुरक्षा के लिए कड़े नियम बनाना बहुत जरूरी है। और इन कड़े नियमों को लागू करने की जिम्मेदारी है एक संस्था की, जिसका नाम है सेबी, यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी को आप बाजार का पुलिसमैन समझ सकते हैं और इसके नियम बहुत सख्त हैं। जैसे कंपनी के सारे हिसाब किताब की कई बार जांच होती है। आईपीओ लाने की पूरी प्रक्रिया में 3 साल तक लग सकते हैं और अगर कोई कंपनी गड़बड़ करती है तो सेबी उसे बाजार से बाहर भी निकाल सकती है। ये सब कुछ सिर्फ इसलिए है ताकि निवेशकों का पैसा सुरक्षित रहे। तो ठीक है, मान लेते हैं कि ये सारी बातें समझ आ गई हैं और कोई बाजार में निवेश करना चाहता है, तो इसकी शुरुआत कैसे की जाए। चलिए आप कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स की बात करते हैं। निवेश शुरू करने के लिए 3 तरह के अकाउंट्स की जरूरत पड़ती है। पहला, एक नॉर्मल बैंक अकाउंट जहां आपका पैसा रखा होगा। दूसरा, एक ट्रेडिंग अकाउंट जिसके जरिए आप शेयर खरीदने या बेचने का ऑर्डर देते हैं। और तीसरा, एक डीमैट अकाउंट जो एक डिजिटल लॉकर की तरह है जहां आपके खरीदे हुए शेयर सुरक्षित रखे जाते हैं। अच्छी बात यह है कि आजकल ज्यादातर ब्रोकर्स ये तीनों अकाउंट एक साथ ही खोल देते हैं। अब एक और बात, हम जैसे आम निवेशक जिन्हें रिटेल इन्वेस्टर कहा जाता है, हम सीधे स्टॉक एक्सचेंज जाकर शेयर नहीं खरीद सकते। हमारे और एक्सचेंज के बीच में हमेशा एक बिचौलिया होता है जिसे ब्रोकर कहते हैं। ये ब्रोकर कोई बैंक हो सकता है, कोई कंपनी हो सकती है या आजकल कोई मोबाइल ऐप भी हो सकता है। हमारे ऑर्डर को बाजार तक पहुंचाने के लिए ये एक छोटी सी फीस लेते हैं जिसे ब्रोकरेज कहा जाता है। चलिए अब हम अपने आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि शेयर बाजार तो एक जुआ है। क्या ये सच है? आइए इस बात को जरा गहराई से समझते हैं। तो सवाल बिल्कुल सीधा है, शेयर बाजार में पैसा लगाना ये एक समझदारी भरा निवेश है या फिर आंख बंद करके खेला गया जुआ? इसका जवाब इस बात में छिपा है कि इसे किया कैसे जाता है। देखिए, इस सवाल का जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि कोई कौन सा रास्ता चुनता है। एक रास्ता है निवेशक का, वो एक माली की तरह होता है जो किसी कंपनी पर अच्छी तरह रिसर्च करता है, उसमें अपना पैसा लगाता है और फिर सालों तक उसे बढ़ने का मौका देता है। दूसरा रास्ता है ट्रेडर का, वो बहुत तेजी से काम करता है, एक ही दिन में कई बार शेयर खरीदता बेचता है और उसका ध्यान अक्सर कंपनी की असली सेहत पर नहीं बल्कि अफवाहों और बाजार के छोटे मोटे उतार चढ़ाव पर होता है। तो असली बात यह है, बिना किसी जानकारी, बिना किसी रिसर्च के अगर बाजार में पैसा लगाया जाए तो वो जुए से कम नहीं है। बाजार में बड़े बड़े एक्सपर्ट्स और प्रोफेशनल ट्रेडर्स बैठे हैं जिनके पास हमसे कहीं ज्यादा जानकारी और टूल्स हैं। एक नए निवेशक के लिए उनके सामने सीधे मुकाबला करना बहुत ज्यादा रिस्की हो सकता है। तो फिर क्या कोई सुरक्षित रास्ता है? बिल्कुल है। एक बेहतर तरीका है कि हम एक्सपर्ट्स की मदद लें और भारत में इसका सबसे पॉपुलर तरीका है म्यूचुअल फंड्स। और मजे की बात यह है कि म्यूचुअल फंड्स भी वही काम करते हैं जो 400 साल पहले उन डच निवेशकों ने सीखा था। याद है, उन्होंने अपना सारा पैसा एक ही जहाज पर नहीं लगाया था। बस म्यूचुअल फंड भी आपका पैसा किसी एक कंपनी के शेयर में नहीं बल्कि कई अलग अलग अच्छी कंपनियों में लगाते हैं ताकि रिस्क कम हो जाए। 400 साल पुरानी ये सीख आज भी उतनी ही काम की है।